this is Avinash Sharma here and I welcome you all to the Crown Success. I hope आप सब अच्छे होंगे। कॉमन सेंस से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, 28 मई के लिए आपको तैयार कर रहे हैं और 28 मई को बेहतरीन तरीके से पेपर करके आना। आप 2017 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ 8-10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। वीडियो पॉज करके आप देखा करना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला जो टॉपिक हमारा 75 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देखो इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लो इसको। 75 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर सन टेम्पल्स? हर्षवल्ली और अमरकंटक, ओमकारेश्वर। इसके बारे में दिया हुआ है कि कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं, कौन कौन से सूर्य मंदिरों के लिए। देखो, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो नॉलेज है आपकी, कुछ भी नहीं आता है आपको, ठीक है, तो एक तो वो स्टूडेंट होंगे जिनको नॉलेज के आधार पर एग्जाम करने जा रहे हैं, ठीक है। साम दाम दंड भेद का यूज नहीं कर रहे हैं और यूपीएससी के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, नहीं हो पाएंगे पास भैया जब तक सारी लड़ाई लड़नी नहीं होगी। और मतलब तरीके से लड़ाई लड़नी, नॉलेज के साथ साथ अपने वैसे हथियार भी इस्तेमाल करने हैं जो बेसिक नॉलेज से कॉमन सेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर किसी को नहीं आता इसके बारे में तो छोड़ के जाएगा, लेकिन थोड़ी भी कोशिश करे। किसी ने हमारे साथ थोड़ी सी भी अगर क्या कहते हैं सीरीज की प्रैक्टिस कर रखी है इसकी, और स्किल्स के लिए प्रैक्टिस कर रखी है, कॉमन सेंस के लिए प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप देखना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है कौन सा वाला? अर्शवल्ली हमें नहीं पता, अमरकंटक हमें नहीं पता, लेकिन ओमकारेश्वर हमने कहीं कहीं सुना होता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है और कहां पर है? कहां पर है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सूर्य मंदिर के लिए विख्यात तो नहीं है, ओमकारेश्वर तो महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो देखो थर्ड वाला कट गया हमारा, ये थर्ड कट गया, ये कट गया और ये कट गया। आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन ए, अर्शवल्ली। कितना इजीली सॉल्व किया। बाकी हमें पूरी डिटेल तो अर्शवल्ली कहां पर है, सूर्य मंदिर कौन सी सन में बना, कैसे बना, किसने बनाया, बाबा थोड़ी बनना है हमको। हमको तो यूपीएससी प्रीलिम्स पास करके मेंस लिखना है ना इस बार, ठीक है। और देखो, मैंने जो ये सीरीज चलाई हुई है, हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो रेगुलरली सीरीज को देखते हैं और सीरीज देखने के बाद में मुझे कमेंट में बताते हैं कि हाँ सर ये सीरीज बढ़िया थी, ये लेक्चर बढ़िया था, थैंक यू सर एंड ऑल। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और बेहतरीन सीरीज लाने का। और जो ये सीरीज रेगुलर देख रहा है, जो ये सीरीज रेगुलर देख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में बोरिंग लेक्चर होते हैं, बट हम तो इसको कोशिश कर रहे हैं मजेदार बनाने का। हमारे लेक्चर तो मजेदार हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो सीरीज रेगुलरली देख रहा है और रोज के रोज सीरीज देख रहा है, तो वही यूपीएससी का सीरियस एस्पिरेंट है, वही एक ना दिन सिलेक्शन लेगा, जरूर लेगा सिलेक्शन, ठीक है। तो 75 वाला क्वेश्चन था हमारा ये। इसके बाद हम 76 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसके बारे में दिया हुआ है, ये इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहो तो ये स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected। अब देखो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, इसमें बोला हुआ है कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है, इसमें जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% अनिवार्य है। इलेक्शंस को आपने बहुत करीब से देखा होगा, बहुत करीब से आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में, आपकी लोकसभा में, आपके राज्यसभा क्षेत्र में इलेक्शन होते हैं। लेकिन ये बताओ आप, 50% वोट प्राप्त करने वाला इलेक्शन जीतता है या जिसके सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं वो इलेक्शन जीतता है? 4 कैंडिडेट अगर खड़े हैं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीतेगा ना, वो निर्वाचित होगा ना। 50% से तो कोई मतलब नहीं है। और जब 50% से कोई मतलब नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, और इसके गलत होते ही ऑप्शन ए कट गया, ठीक है, और ऑप्शन सी भी कट गया, ठीक है। 50-50 का चांस आएगा। मैंने क्या बोला है आपको, जहां 50-50 आ जाए हर कीमत पे सॉल्व करके जाना है, रिस्क लेना है, ठीक है। पड़ाव पार करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या आती है आपकी, कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अकॉर्डिंग लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, ठीक है। देखो ऐसा आप एक बार को कह सकते हो कि जिसको ज्यादा, या क्या कहते हैं, संसद अगर चाहे तो किसी को अध्यक्ष बना सकती है, उपाध्यक्ष बना सकती है, लेकिन संविधान में तो इसका कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में इसका कोई उपबंध नहीं है। देखो बेसिक नॉलेज, कोई ज्यादा किताब की जरूरत नहीं पड़ रही हमें, सिर्फ बेसिक नॉलेज, कुछ चीजें हमारी टिप्स पर थी, कुछ चीजें हमने जो सरसरी निगाहों से पढ़ा है उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 75 वाला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया और 76 वाला भी हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी भी कट गया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। अगर इसकी आप आंसर की देखना चाहो तो मैं दिखाता हूं, देखो आपको 76 वाला था, 76 का देखो ऑप्शन डी राइट आंसर है, और 75 का ऑप्शन ए देखो राइट आंसर। ये ऑफिशियली आंसर की है यूपीएससी के 2017 के पेपर की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 77 वाला क्वेश्चन है,
इसमें बोला हुआ है कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ था ना, उसके बारे में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अकर्ड इन इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पॉलिसीज इन 1991। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज एनॉर्मसली। ठीक है, सेकंड है शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, एफडीआई इन्फोज इंक्रीज्ड, और इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज एनॉर्मसली। तो इसके बारे में क्या बोल रखा है कि जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें एग्रीकल्चर का जो अंश है वृहत रूप से बढ़ोतरी उसकी बहुत ज्यादा हुई है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा आपने बेसिक अगर पढ़ा हो कि 1991 के जो आर्थिक उदारीकरण हुए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है और हलवा क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे चीज रिलेट करेंगे अभी हम इसमें कि आर्थिक जो उदारीकरण 1991 में हुए थे, क्या उसमें एग्रीकल्चर को फायदा मिला था या ज्यादातर सेवा क्षेत्र जो आपका सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ था। तो सर्विस सेक्टर जो था आपका, सेवा क्षेत्र जो था वो ज्यादा प्रमोट हुआ था, तो केवल एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी गलत हो गई, और स्टेटमेंट 1 के देखो गलत होते ही ये कट गया हमारा, ऑप्शन डी कट गया हमारा, ऑप्शन बी और सी। अब देखो बी और सी में क्या है, 2 3 4 और सी में 2 3, यानी कि हमारे जो हमने इस हिसाब से माना है कि ऑप्शन वो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत हो गई। इस आधार पर हमारे सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल ठीक है, वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे फोर्थ स्टेटमेंट से हमारा आंसर आए। यहां पे थोड़ा सा यूपीएससी के लिए बेसिक नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि एकदम भी तो परोस के नहीं देगा ना, थोड़ा तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताओ भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया। अब हमने सेकंड स्टेटमेंट ठीक मानी है। अब देखो ये चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। सेकंड वाली स्टेटमेंट में बोला है कि विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया। भारत का निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी विनिमय भंडार भी तो बढ़ेगा। देखो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर गया, सेकंड फोर्थ से रिलेट कर गया। भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया तो विदेशी व्यापार भी बृहत रूप से बढ़ गया। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो गई है, और इसका आंसर देखो बी वाला आ गया। इजीली सॉल्व किया ना हमने, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज को जोड़ करके। और ऐसा तो नहीं है कि हमें मैं आपसे कह रहा हूं जितने भी क्वेश्चन अभी हमने आज हम ये अपना 6 लेक्चर हम देख रहे हैं इसका यूपीएससी की सीरीज का, तो मैंने किसी भी लेक्चर में आपसे ये कहा कि फलाने किताब की जरूरत पड़ी है, फलाने किताब में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, फलाने किताब से क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं ना। हम अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसका आंसर देख लेते हैं हम 77 का। देखो ये इसमें दिया हुआ है 77 वाला आंसर, इसका देखो बी वाला है। ठीक है, और यही हमारा आंसर आया ना 77 में, देखो बी वाला हमारा ठीक हुआ है, ये 2 3 4 2 3 4। ठीक है, चलो बढ़िया, लाइक कर दो अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, लेक्चर तो मजा आ रहा है तो। देखो कुछ फैक्चुअल में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फैक्चुअल वाले, जिनके लिए थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जब आपने करंट अफेयर पढ़ा हमारे साथ में या स्टैटिक आपका कवर है, तो उस आधार पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एम स्ट्राइप्स, ये शब्द जो है ना कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, अगर इसमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं हम, तो आपको यहां भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब की जरूरत यहां भी नहीं पड़ेगी। स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है, पट्टियां, पट्टियां, चीटीदार पट्टियां, स्ट्राइप्स का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पर। यहां पे लिखा है वन्य प्राणी जात का बद प्रजनन, प्रजनन यानी कि इसमें इंग्लिश में देख लो कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना। क्या इसमें कुछ ऐसा पट्टीदार चित्तियां, कुछ लाइनें, धारियां, धारीदार चित्तियों की बात हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा वाला है आपका बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव, बाघ से रिलेटेड है कुछ एम स्ट्राइप्स। बाघ के तो पट्टियां होती हैं, बाघ के तो चित्तियां होती हैं, हाँ, तो उनके रख रखाव या बाघ अभ्यारण्य, इसके बारे में कुछ अभी होल्ड कर लो। स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली नहीं यार, राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा नहीं यार, चित्तीदार पट्टियां तो बाघ के होती हैं, बाघ से रिलेट करते हैं, और इसका आंसर भी बी लगाते हैं हम। 80 का बी आंसर है, वो कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं हम। 80 का बी है, कैसे इजीली सॉल्व किया ना हमने इसको, मजा आ गया सॉल्व करके। ठीक है, 80 का बी आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में आप थोड़ा देख लो इसको। इसमें पहली स्टेटमेंट है इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल थस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। जब आपने बात करी होगी जीएसटी की, जीएसटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पड़ी होगी कि बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स बनाया गया है, जीएसटी बनाया गया है। देखो भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का ये स्थान लेगा,
और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। हाँ, आपकी बेसिक नॉलेज के आधार पर ये स्टेटमेंट ठीक हो रही है कि हाँ, ये जो है एकल बाजार स्थापित करेगा, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर एक जीएसटी बना दिया ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसा कुछ करके आपने रिलेट करा होगा, चीजें कुछ पढ़ी हो कहीं से, कुछ किताब की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं से भी सुन लिया होगा आपने जीएसटी के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है और पहली का ठीक होती है, देखो ऑप्शन बी हमारा कट गया। ठीक है, अब सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है इसे पढ़ते हैं हम। भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम करके उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए सक्षम बनाएगा। अच्छा देखो, चालू खाता घाटा जो है ना, ये आयात निर्यात पर निर्भर करता है। निर्यात ज्यादा होगा घाटा कम होगा, आयात ज्यादा होगा घाटा ज्यादा होगा, तो ये उस पर निर्भर करता है। इसका संबंध जीएसटी से तो कुछ नहीं है, कोई भी संबंध नहीं। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, और अधिकारी लेवल की, यूपीएससी लेवल की कॉमन सेंस लगाओ। तो चालू खाता घाटा आयात निर्यात से संबंधित जीएसटी से तो कुछ रिलेट करता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है जीएसटी से तो इसका। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, देखो वेरीफाई भी हो गया, सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई और ये वेरीफाई भी हो गया, और इससे गलत होते ही ऑप्शन डी भी हमारा कट गया है। ठीक है, अब थर्ड वाली स्टेटमेंट पे आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जीएसटी जो है भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा, उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा, यानी कि इट विल enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future। अब एक बात सोचो आप, क्या केवल जीएसटी भारत को चीन से आगे ले जाएगा? नहीं ना, और भी तो बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करेंगे चाइना से आगे निकलने में। हमें केवल जीएसटी तो नहीं है, हाँ एक पार्ट हो सकता है, जीएसटी एक पार्ट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जीएसटी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन केवल जीएसटी तो नहीं ले जा पाएगा, केवल जीएसटी तो नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, इस आधार पर थर्ड वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस आधार पर हमने, देखो अब इसके बारे में देख लेते हैं। 81 का देखो ए आंसर हो गया, 81 का ये आ गया, देखो 81 का ए आंसर। ठीक है, 81 का ये आंसर हो गया, ए वाला यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम अगला आते हैं हमारे 84 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। तो अब इसमें क्या बोला हुआ है कि चाबहार बंदरगाह या इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपने करंट हमारे साथ पढ़ा है या आप तैयारी कर रहे हो साल भर से, तो आपको पता ही होगा कि चाबहार बंदरगाह के बारे में चीख चीख के पढ़ रहे हैं, खूब गा गा के हम पढ़ रहे हैं कि ये जो है किसी पर कुछ डिपेंडेंसी की बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा। देखो अगर आप क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे हमारे साथ में, याद आ जाएगा आपको। पहला है कि अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी तेल उत्पादक अरब देश हैं, इससे भारत के संबंध में, जो इसके संबंध में मजबूत होंगे यानी कि सुदृढ़ होंगे, नहीं, ये भी नहीं है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया पर पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, करेक्ट है, एकदम ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान पर निर्भर ही नहीं होना पड़ेगा, और स्टेटमेंट इसकी सी ठीक हो गई है। फोर्थ हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कौन सा वाला क्वेश्चन था ये, 84 कि 86? 84 था, हाँ 84 का देखो आप, 84 का सी वाला आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 84 का सी वाला आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 86 वाला देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, लेकिन गलत करके आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार है, कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक है, संवैधानिक है, कानूनी अधिकार है। इंग्लिश में देख लो आप, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। देखो फंडामेंटल राइट तो नहीं होगा ये, निर्वाचित होने का अधिकार, मूल अधिकार थोड़ना है ये नहीं होगा। नैसर्गिक अधिकार भी ये नहीं होगा। अब आती है बात पेज जो फंसता है संवैधानिक अधिकार में और कानूनी अधिकार में। ये कानूनी भी लग रहा है और संवैधानिक भी लग रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन हमें क्या देना, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना है हमें। तो कानूनी से ज्यादा संवैधानिक लग रहा है, तो पहले हम इसका आंसर जो है सी लिखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क होता है 90-10 का, 90:10 का रिस्क होता है इसमें। ठीक है, और रिस्क लिए लेना ही पड़ेगा। हमें कानूनी लग रहा है, लेकिन ये उससे ज्यादा हमें लग रहा है संवैधानिक, यानी कि मोस्ट एप्रोप्रिएट हमें संवैधानिक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सही होने, कई बार गलत हो जाते हैं लेकिन सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इस अप्रोच के साथ आपको यूपीएससी का एग्जाम देना। तो चलो 86 वाला देख लेते हैं आंसर। 86 में सी वाला आंसर है, यानी कि संवैधानिक ही अधिकार है इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, सीख रहे हो अब आप। चलो आगे आ जाते हैं अब ई लीजा के बारे में, यानी कि विकसित लेजर
व्यतिकरण मापी, देखो व्यतिकरण मापी आपको समझ नहीं आ रहा, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, उसको आपको इंग्लिश में ही देखना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, ई लेजर के बारे में प्रोजेक्ट है ये। अब लेजर से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, लेजर से समझो कुछ किरणें विरणें की बात चल रही है, कुछ तरंगे किरणें विरणें की बात चली है, न्यूट्रिनो का संसूचन करना नहीं, ठीक है, बी वाला हो सकता है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, बाकी सी वाला लिख लो प्रक्षेपास रक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का संसूचन नहीं, और हमारी संचार प्रणाली सौर प्रज्वल का अध्ययन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेजर से मतलब है गुरुत्वीय कुछ तरंगों से मतलब हो सकता है इसका लेजर से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस अप्रोच के साथ आपको सॉल्व करना है। 87 का आंसर देख लेते हैं। 87 का देखो हमारा बी आंसर है, वही गुरुत्वीय तरंगों वाला है, ठीक है। कुछ इस अप्रोच के साथ आपको चलना है यूपीएससी में। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करते हैं। वो इसमें क्या है, इसमें बोला हुआ है 90 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लिश में पढ़ना चाहो पहले इंग्लिश में पढ़ लो। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। पहली चीज होल्ड कर लें इसको अभी, चलो होल्ड कर लेते हैं इसको अभी, ठीक है। सेकंड वाली स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, ठीक है, इसको भी होल्ड कर लो अभी। देखो जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है उसका तो आंसर आ गया होगा, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है उसका तो आंसर आ गया होगा, लेकिन हम अगर इस अप्रोच के साथ चले, इस क्वेश्चन को हलवा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर इसे खाएंगे आराम से, इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो सेकंड वाली स्टेटमेंट से पकड़ते हैं। सेकंड वाली स्टेटमेंट में लिखा है कि, चलो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, भारत निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, 5 सदस्यीय निकाय। देखो वैसे तो मैं अपनी नॉलेज के आधार पर बता दूं आपको, ये 5 सदस्यीय नहीं होता है, 3 सदस्यीय निकाय होता है, ठीक है। तो पहली तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, और पहली गलत हो गई तो इस आधार पे निकाल लो अभी, लेकिन पहली गलत है हमारा। लेकिन फिर भी अगर हम किसी को नहीं पता कि 5 सदस्यीय है, 3 सदस्यीय है, 4 सदस्यीय है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस में लेके आते हैं इसको। सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है इसमें बोला हुआ है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव, उपचुनाव, इन सब के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता। थोड़ा सा भी किसी ने अगर बेसिक पढ़ा होगा, टिप्स पर चीजें होंगी, तो ये गृह मंत्रालय नहीं करता, ये काम निर्वाचन आयोग के हैं। संविधान में निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया? निर्वाचन आयोग इसीलिए बनाया गया कि ये आम चुनाव कर सके, उपचुनाव कर सके, चुनाव कार्यक्रम कर सके। गृह मंत्रालय ये काम करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं करेगा ना। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये काम तो निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये है कि निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ही जरूर। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो जरूर बताएगा, ठीक है। तो चलो ये वाली चीज हो गई। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ये गृह मंत्रालय नहीं निर्वाचन आयोग, और सेकंड की गलत होती है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर हमारा थर्ड है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 90 का डी वाला है। चलो देखते हैं 90 का, हाँ जी डी वाला, ये देखो ये इस तरीके से कुछ आंसर आ गया। और उसके बाद हम अपना एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर आप बताना कि जितने क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं कि आपके कौन कौन से इसमें सही हुए, ठीक है। टिप्स वाला क्वेश्चन है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ चीजें तो आपकी टिप्स पर होनी ही चाहिए। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, इसके बारे में अभी हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, चलो ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, बच्चा बच्चा जानता होगा, यूपीएससी में किसी ने एक दिन में पढ़ाई करी होगी तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पता होगा। 1942 की घटना है, इसे जो है काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, यानी कि with reference to Indian freedom struggle, consider following statement के बारे में, chronological sequence of the above events, ठीक है, इसके बारे में देना है ये कुछ। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, ठीक है। सेकंड जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपका हुआ है 1930-31 के आसपास की घटना है ये, ठीक है। तो पहले ये वाली हो गई। अब पहले आपका देखो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका ये आ सकता है, यानी कि फर्स्ट तो नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं होगा क्योंकि 1930 की घटना है ये, 30 के बाद में 42 आ रहा है ना, तो देखो आपका ये तो होगा नहीं, ये कट गया आपका। सेकंड स्टार्टिंग होगी नहीं, ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट इसमें से कोई एक स्टार्टिंग होगी। तीसरे के बाद पहला या दूसरा आएगा। इसमें देखो थोड़ा सा टिप्स पर होंगी आपके चीजें, तो ये 1946 के आसपास की घटना है, ठीक है। यानी कि कौन सा इसका आंसर हो गया, 93 का हो गया आपका ऑप्शन सी, 3 to 1। हाँ जी 3 to 1 ही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी 3 to 1 इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई समझने में चीजों को। तो 1930, 1942, 1946 यही आपका राइट आंसर हो। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, ठीक है।
और आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ये सॉल्व हुए हैं, आपके कितने, मतलब जो ये स्किल हम सिखा रहे हैं 28 मई के एग्जाम के लिए, कितना आप सीख पाए हो और हमारे साथ जो जुड़े हुए, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि जो हमारे साथ जुड़े हुए एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो 28 मई को एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या उनका स्कोर बन पा रहा है, किस तरीके से चीजें सॉल्व हो पा रही हैं। प्रीलिम्स पास कर लो, मेंस पास कराना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो टफ नहीं है। मेंस में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, वही वही बार बार आंसर राइटिंग करनी है। प्रीलिम्स पास कर लो, बड़ी ही प्रीलिम्स है, पास कर लो, मेंस आप पास कर जाओगे, कोई इतनी बड़ी चोट नहीं है, ठीक है। तो चलो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, आपका प्यार भी इसमें अच्छा मिल रहा है, आपका इसमें सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, इसीलिए मेरा बार बार मन भी करता है कि मैं आपके लिए बेहतरीन सीरीज लेकर आता रहूं। ठीक है, चलो लगे रहो अपनी पढ़ाई में और अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू।